हेलो दोस्तों, आप सभी का यूसेल किस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अपने पॉलिटी के उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक जो है प्रस्तावना लेकर आया हूं और इसी प्रस्तावना टॉपिक पर बार बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और आज देखें तो पॉलिटी के अंदर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से काफी मात्रा में या काफी संख्या में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना टॉपिक करने से पहले यह समझेंगे कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का मकसद क्या था भारतीय संविधान में लाने के लिए, और प्रस्तावना का मेल उद्देश्य क्या था। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना जो शब्द दिया गया था वो बाद में दिया गया था, लेकिन प्रस्तावना का जो मूल रूप से जो शब्द था उसे बोला गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। जब हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो सबसे पहले मुद्दा उठता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस टाइम उनके सामने सबसे बड़ा इशू यही था कि कैसा संविधान बनाया जाए। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप सभी जानते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यह उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो एक संविधान की या आने वाले भविष्य में भारतीय संविधान की परिकल्पना करेगा। कैसा संविधान होगा, कैसे कानून बनाए जाएंगे, हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी और संविधान के अंदर क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उन सारी चीजों का एक परिचय पत्र के रूप में से देखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव लिया कहां से गया। आप सभी जानते हैं कि 60 देशों का संविधान का अवलोकन कर भारतीय संविधान की रचना की गई है और उसी कंडीशन में उद्देश्य प्रस्ताव भी एक तरीके से उधार लिया गया, संविधान में एक हिस्सा है। अगर हम बात करें इस हिस्से की तो यूएस से जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता के बाद जब अपना संविधान बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को देखकर, उसी उद्देश्य प्रस्ताव या एक संविधान का परिचय को देखते हुए भारतीय संविधान में भी एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले कि कब भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। दूसरी कंडीशन, उद्देश्य प्रस्ताव लिया कहां से गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव लिया गया है वो यूएसए से। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया गया था संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर इसे पेश किया गया था। और संविधान सभा की अगर आपसे पूछी जाए पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और आप जानते हैं कि देश का पहली बार जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक में चुना गया था। तो ये बात ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये पुट होता है कि संविधान सभा के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो लिया कहां से गया संविधान के अंदर। तो उद्देश्य प्रस्ताव यूएसए से लिया गया है, क्योंकि यूएसए के संविधान बनाते समय सबसे पहले मुद्दा उठा था, उद्देश्य प्रस्ताव वहां रखा गया था। तीसरी कंडीशन ये आती है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और जैसे ही दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की तो उस टाइम पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता। किसका? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे पहले। अब मुद्दा ये उठता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर ये एक हमेशा से एक हायरार्की रही कि भारतीय संविधान में हमेशा 60 देशों के संविधान का जो अवलोकन किया था उसी आधार पर चले। तो फ्रांस का जब संविधान बन रहा था तो वहां का जो सदस्य जो अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, तो वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था।
तो उसी कंडीशन के आधार पर भारतीय संविधान के अंदर भी जब संविधान सभा बनाई, संविधान सभा थी, तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष का मुद्दा उठा। तो उस अध्यक्ष के मुद्दे में सबसे पहले विचार आया कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जीत हासिल हुई और 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर और चर्चा करते हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जिसे सहमति मिली, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश कर दिया। उसके बाद इस पर सहमति बनी थी, वो बनी थी 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि जैसे इसे संविधान सभा में रखा गया कि कौन कौन से इसके विचार रखे जाएंगे, कौन कौन से भारतीय संविधान में इसके विचार शामिल किए जाएंगे, ये मुद्दा सबसे बड़ा सामने था। तो इस पर वोटिंग करवाई गई और इस वोटिंग के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को इस संविधान सभा में अपना लिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना पर। तो प्रस्तावना पर बात करें तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना को A.N. A.N. पालकीवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, संविधान का परिचय पत्र। दोस्तों सबसे मुद्दा बड़ा ये है कि वन लाइनर या वन डे जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि किसने संविधान का या फिर किसने उद्देश्य प्रस्ताव को एक संविधान का परिचय पत्र कहा। तो A.N. पालकीवाल थे, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। दूसरी कंडीशन कृष्णा स्वामी अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये भी संविधान सभा के मेंबर थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को यह कहा कि यह भारतीय राजनीतिज्ञों का या भारत के जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका या राजनीतिक या लोकतांत्रिक जो देश है हमारा उसके लिए एक भविष्य फल का, राजनीतिक लोकतांत्रिक देश के संविधान का भविष्य फल किसने का, राजनीतिक लोकतांत्रिक संविधान का भविष्य फल किसने का, भविष्य फल। तो क्वेश्चन ये उठता है इसे लोकतांत्रिक संविधान का भविष्य फल किसने कहा। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे राजनीतिक लोकतांत्रिक संविधान का भविष्य फल कहा। अगली कंडीशन ये आती है, एक अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री थे ब्रिटेन के अर्नेस्ट बर्कनीज ने इसे संविधान की कुंजी का। तो यह भी क्वेश्चन रहता है कि संविधान की कुंजी किसने कहा, संविधान की कुंजी। तो क्वेश्चन आता है कि इसे संविधान की कुंजी किसने कहा। तो ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री अर्नेस्ट बर्कनीज ने इसे संविधान की कुंजी कहा। आपको परिचय पत्र पूछे तो A.N. पालकीवाल ने, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे भविष्य फल का संविधान सभा का, और दूसरा अगर आपसे पूछे अर्नेस्ट बर्कनीज ने इसे संविधान सभा की कुंजी भी कहा। आगे चलते हैं इन चर्चाओं पर बात करते हुए कि प्रस्तावना के तत्व क्या है या प्रस्तावना के स्रोत क्या है। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना पर तो प्रस्तावना के तत्वों पर बात आती है। प्रस्तावना के तत्वों का मतलब ये इसके एलिमेंट्स कौन कौन से है, ये क्या विचार देती है, किन बातों पर चर्चा करवाती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, तो मुद्दा ये उठता है संविधान का स्रोत। अब संविधान का स्रोत किसे बोला गया प्रस्तावना के अंदर, तो संविधान का स्रोत की जब बात आती है तो जनता को संविधान का स्रोत बोला गया। जनता को संविधान का स्रोत कि जो पावर दी गई है संविधान को वो किसमें प्रोविजन किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना ये बोलती है कि जनता जो है वही क्या है, संविधान को पावर देती है। संविधान का जो स्रोत बोला गया है वो जनता को बोला गया है।
ये इसका पहला तत्व है, उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया है। दूसरा, भारत का या भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु का मतलब कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है, इससे ऊपर कोई नहीं, ये अपने आप में सर्वोपरि है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये किसी के नीचे डोमेनियन के रूप में कार्य नहीं करता। ये सारी बातें जो है संप्रभु के अंदर काउंट की जाती है। आपको मैं बता दूं कि जब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी तो उस टाइम एक मुद्दा उठा था, 49 के अंदर मुद्दा उठा कि क्या भारत डोमेनियन है या अधीन है। तो उस टाइम भारत ने ब्रिटेन को सर्वोपरि मानते हुए, ब्रिटेन को कॉमनवेल्थ का प्रमुख मानते हुए ये बात की साथ साथ घोषणा की कि भारत क्या सर्वोपरि है, सर्वप्रमुख है और स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन या डोमेनियन नहीं है। क्यों, जैसे ही उन्होंने सदस्यता ग्रहण की तो उसके साथ साथ ये दूसरी घोषणा कर इन्होंने अपने आप को सर्वोपरि बना लिया था, क्योंकि ब्रिटेन को इन्होंने सर्वप्रमुख घोषित करके कॉमनवेल्थ का, उसके साथ साथ ये घोषणा की कि हमारे से ऊपर कोई सर्वोपरि नहीं है, हमें अपना में भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। तो भारत के संप्रभु राज्य है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, डोमेनियन का दर्जा नहीं है, डोमेनियन नहीं है, डोमेनियन कि हम किसी के अधीन काम नहीं करें, अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये बातें साथ के साथ उस टाइम बोल दी गई थी और यही भारत की प्रस्तावना के तत्व है, संविधान का स्रोत, भारत के संविधान की जो प्रकृति है या भारतीय संविधान का जो प्राकृतिक रूप जो है वो क्या है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि संविधान सभा के अंदर ये अपने आप संप्रभु है, सर्वोपरि है, डोमेनियन है और ये अपने आप एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य की बात करता है। आगे चलते हैं, प्रस्तावना के तत्वों के साथ साथ प्रस्तावना पर कुछ चर्चा करते हैं। तो प्रस्तावना जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मुद्दा यह उठता है कि प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या है। अब प्रस्तावना में जो रियलिटी में मुख्य शब्द यूज किए गए वो कौन कौन से हैं, तो मैं सबसे पहला मुद्दा उठाता हूं क्षमता, इक्वलिटी। देखो भारतीय संविधान में ये बोला गया है कि समता, तो उद्देश्य प्रस्ताव में समता शब्द यूज किया गया है, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान हमें इक्वलिटी के जो प्रोविजन देता है, इक्वलिटी के जो अधिकार देता है फंडामेंटल राइट्स की, तो उन पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें इक्वलिटी का अधिकार या समानता का अधिकार दिया गया है। जब हम इस पर चर्चा करते हैं समानता के अधिकार पर, तो आर्टिकल 14 हमें यह प्रोविजन करता है कि विधि के समक्ष क्षमता या इक्वलिटी। दूसरा, विधि का शासन जो है उससे, विधि का शासन से क्या, विधि के समक्ष क्षमता ली गई है। दूसरा यह है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। देखो दोस्तों, अब इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा काफी डीपली चला जाएगा, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट में इन चीजों के बारे में खुलकर बात बताऊंगा आपको। थोड़ा सा हिंट बता दूं, विधि के समक्ष क्षमता या विधि के समान संरक्षण की जब भी बात आती है तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। जब हम इनकी अलग अलग चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे जब मूल अधिकारों के अंदर। लेकिन इतना बता दूं, विधि के समक्ष क्षमता जो है, विधि का शासन, एक बुक लिखी थी ब्रिटेन के एक राजनीतिक शास्त्री थे प्रोफेसर डाइसी, और उनकी बुक से ये शब्द यूज किया गया, विधि के समक्ष क्षमता। दूसरा, विधि के समान संरक्षण की जब भी बात आती है तो ये शब्द जो लिया गया वो यूएस से लिया गया, वहां से लिया गया भारत के संविधान के अंदर। तो ये दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग जगह से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के अंदर जब इक्वलिटी की बात आती है या प्रस्तावना में जब भी इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोविजन दिया गया 14 से 18 तक भारतीय संविधान में सभी इक्वल प्रोविजन किए गए। उसके बाद 15 आप सभी जानते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, सार्वजनिक प्लेसों पर। 16 के अंदर नौकरियों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और 17 के अंदर छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का प्रोविजन दिया गया है। 18 के अंदर उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये सारी चर्चाएं सारी की सारी हम मूल अधिकार करें तो और डीपली जा करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही था कि समता, इक्वलिटी का जो प्रोविजन है वो क्या है। तो भारतीय संविधान पहले से इंक्लूड था, क्योंकि उनका जो एक तरीके से देखो तो उद्देश्य प्रस्ताव परिचय था कि कैसा संविधान होगा, तो ये सारी प्रस्तावना में प्रोविजन किए गए थे। अगला शब्द आता है इसके साथ साथ ही, अगला शब्द मैं बात करता हूं समता के बाद आता है धर्मनिरपेक्ष।
जब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष अपने आप में सेकुलरिज्म जो शब्द है उससे रिलेटेड है। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया, ये बाद में किया गया प्रस्तावना के अंदर। देखो भारतीय संविधान जो बना था तो मूल संविधान के अंदर जो मूल प्रस्तावना थी उस टाइम इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, ना कोई ऐसा वर्ड जो था इंक्लूड था, लेकिन इस शब्द को जो बाद में जोड़ा गया था वो इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में जोड़ा गया था। आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में यह शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये मुद्दा 1973 में जब केशवानंद भारती केस आता तो उस टाइम ये चीजें उठ के आती है, और 1976 में जब 42 अमेंडमेंट किया जाता है तो उस टाइम इस मुद्दे पर चर्चा होती है और भारतीय संविधान में ये बोला गया। इंदिरा गांधी का मानना ये था कि भारतीय संविधान निर्माताओं के दिमाग में तो था लेकिन वो इसको लिखना भूल चुके थे प्रस्तावना के अंदर, तो इस शब्द को प्रस्तावना के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसे जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और इसका मतलब यही है कि सभी धर्म एक है, कोई भी स्पेसिफिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल किया गया है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब इनकी चर्चा करें तो अगर भारतीय संविधान में बात करें तो यह माना जाता है कि भारतीय संविधान निर्माता पहले से इसको इंक्लूड कर चुके थे। 25 से 28 तक संवैधानिक अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और इन्हीं धार्मिक स्वतंत्रताओं में अपने आप में धर्मनिरपेक्ष शब्द इंक्लूड था। आगे मेरी बात समझ में, अगला शब्द आता है समाजवाद। अगला शब्द की बात करें हम, समाजवाद। समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द की बात करते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता, जिसको हम बोलते हैं अखंडता जो शब्द या बंधुता शब्द जो है वो जोड़ा गया था, वो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो ये भी 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। और जब इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में देखेंगे तो सबसे पहला मुद्दा ये उठता है कि ये शब्द अपने आप में दो तरह का है। एक तो होता है साम्यवादी, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, देखो साम्यवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, देखो हमने समाजवाद को फॉलो किया और सोवियत संघ के द्वारा जो समाजवाद चल रहा था उसको फॉलो करने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स जैसे उस टाइम के जो राजनीतिक शास्त्री थे, या जो आप बोल सकते हो जो विचारक थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनके द्वारा ये वर्डों को यूज किया गया था। समाजवाद अपने आप में भारतीय संविधान में जो समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, अपने आप में ये बोलता है कि इस समाजवाद के अंदर इंदिरा गांधी ने इसे डिफाइन किया था कि इंदिरा गांधी ने ये बोला कि हम अपना संविधान के अंदर अपना समाजवाद को जनरेट करेंगे। इंदिरा गांधी ने यह शब्द यूज किया कि हमारा समाजवाद जो हमारा खुद की देन है। तो जो हमारा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, उसके अंदर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप ये चीज ध्यान रखना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी लोगों को इक्वल रखा जाता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी लोगों का ध्यान रखते हुए सरकारी नीतियों को भी लागू किया जाता है, सरकारी जो नीतियां हैं उनको भी लागू किया जाता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई रोल नहीं होता, वहां पर मार्केट के आधार पर सिस्टम चलता है सारा का सारा, और जनता की जो मांग और सप्लाई होती है उसके आधार पर सारे रेट निर्धारित किए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो यूएसए जैसे कंट्री या पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं या पश्चिमी देशों में या पश्चिमी देश कंट्रीज है, उनके अंदर जो यूज किया गया शब्द जो है वो है पश्चिमी समाजवाद के अंदर, या जो है आप बोल सकते हो पूंजीवाद शब्द जो है यूज किया जाता है उनकी कंट्री के लिए, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्हें बोला जाता है। तो समाजवाद शब्द भी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और भारत के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद है और मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करता है, और इंदिरा गांधी ने इसे ये बोला गया था हमारा समाज खुद का बनाया हुआ समाजवाद है। अगर हम चलते समाजवाद के बाद लोकतंत्र की बात आती है। लोकतंत्र की बात करें हम, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जब भी बात आती है तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार या जनता का शासन,
दिमाग में सबसे पहला शब्द उठता है जनता का शासन। अच्छा, लोकतांत्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सीधी सी भाषा में बताऊं, एक बार चुनने के बाद, जनता के द्वारा एक बार निर्वाचित होने के बाद उसे हमारे देश का शासन चलाने के लिए या किसी व्यक्ति को देश का शासन चलाने के लिए भेज दिया जाता है और वो 5 साल तक शासन करता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि वहां पर रिकॉल का भी एक ऑफर रहता है। ये रेफरेंडम जिसको बोल सकते हो, री इनिशिएटिव बोल सकते हो, रिकॉल बोल सकते हो, वापस भी बुला सकते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। एक बार चुनने के बाद एमएलए या एमपी को आपने एक बार चुन दिया, उसके बाद वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर वो काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक बार चुनने के बाद या एक बार निर्वाचित होने के बाद वह 5 साल तक हमारा शासन चलाएगा और हमारे 5 साल तक लोकतांत्रिक देश का शासन व्यवस्था को संभालेगा। ये बात लोकतंत्र के अंदर है। अगर मैं बात करूं गणतंत्र की, गणतंत्र, तो भारत में गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब ये होता है, देखो अगर गणतंत्र पर पूरी चर्चा करें तो गणतंत्र का सीधा सा शब्द उठता है। गणतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक देश का कोई भी नागरिक वो क्या होगा, सर्वोच्च पद के लिए योग्य होगा। सर्वोच्च पद के लिए योग्य होगा। मतलब कि जो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है अपने आप में एक सर्वोच्च पद है और उस सर्वोच्च पद के लिए क्या होगा, योग्य कोई भी नागरिक, वो क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। भारत के अंदर भी अप्रत्यक्ष गणतंत्र है, क्योंकि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती किसके अंदर, भारत का सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति के पद के चुनाव में कभी भी जनता भाग नहीं लेती। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अपने आप में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष गणतंत्र है, क्योंकि उसमें जनता भाग नहीं लेती। जहां पर जनता भाग लेती उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष गणतंत्र। आप सभी जानते हैं कि भारत संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है और संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है और संसदीय व्यवस्था में सर्वोपरि जो पद है वहां का राजा या वंश के आधार पर चलता है। लेकिन भारत के अंदर इलेक्शन होता है। यूएसए के अंदर गणतंत्र के अंदर प्रत्यक्ष गणतंत्र है, वहां पर जनता जो चुनाव करती है राष्ट्रपति का। लेकिन हमारे देश में अप्रत्यक्ष गणतंत्र है, यहाँ जनता चुनाव ना कर प्रधानमंत्री का जनता एक तरीके से चुनाव करती है एमपी के रूप में। अगर वास्तविक शक्तियों की बात करें हम भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री में इंक्लूडेड है, ना कि राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति तो एक मोम का पुतले की तरह है, ये इंक्लूड माना जाता है कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियां ना ग्रहण करके प्रधानमंत्री के अंदर वास्तविक शक्तियां किसकी, भारतीय संविधान या भारतीय देश की, लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक देश की। तो इनकी चर्चाओं के बाद हम बात करते हैं अखंडता। अखंडता शब्द, अखंडता का मतलब है यूनिटी रखी जाएगी, सभी को एक रखा जाएगा किसी भी आधार पर। जिसे अखंडता, बंधुता शब्द यूज किया जाता है। कोई भी राज्य किसी भी हिस्से से अलग नहीं हो सकता, कोई भी भाग का हिस्सा, भारत का हिस्सा अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। सभी में भाईचारे की भावना रहेगी और सभी के अंदर धर्म के जो लोग हैं सभी क्या हो गए, सभी सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। देश को अलग नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों की उच्चारण किए गए या ऐसे शब्द जो लिखे गए किसमें, प्रस्तावना के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में मुद्दा ये उठता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहले। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात पर। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर काफी लंबी समय तक बहस चली। बता दो थोड़ा सा इसका केस हिस्ट्री। तो 1960 के अंदर सबसे पहले मुद्दा उठता है, 1960 में बेरुबारी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बेरुबारी उस जगह का नाम है जिसे हमने आज पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसे दी गई थी 1960 के अंदर। जब भी भारतीय संविधान में संशोधन की बात आती है या जब भी किसी भी हिस्से को देने की बात आती है तो हम बाउंड्री या अपनी देश की सीमा को सीधा करते हैं या एक सीधी रेखा हम बनाते हैं, तो उस कंडीशन में संविधान में संशोधन करता पड़ता है, क्योंकि हम न तो किसी देश से जगह ले सकते और ना ही किसी देश को जगह दे सकते। हमें संशोधन करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि कोई जगह अधिग्रहण जरूर कर लेंगे लेकिन दे नहीं सकते संशोधन के बिना। तो मुद्दा ये उठता है, बेरुबारी केस में सबसे पहले मुद्दा ये उठा 1960 के अंदर
तो मुद्दा ये था कि क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो मुद्दा इसमें बेरुवाड़ी केस में उठा, और बेरुवाड़ी केस में ये था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये जवाब दिया, नकार दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना भाग नहीं है, किसका, संविधान का भाग नहीं है। अब मुद्दा ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे इस विचार के बाद दोबारा मुद्दा उठा, कब, 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट का केस गया था सुप्रीम कोर्ट ने। काफी विवादित और काफी फेमस केस है, बहुत सारे रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिए थे। तो सबसे पहला ये भी रिजल्ट इसका जो कि प्रस्तावना भाग है या नहीं, ये भी केशवानंद भारती केस में दिया गया था। तो 1973 के अंदर, 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में वर्सेस केरला स्टेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार वापस पलटते हुए, किसका, कौन सा, पिछला विचार, अपने रिजल्ट को वापस पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, तो ध्यान रखना ये केशवानंद भारती का जो केस है इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आपसे क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, किस केस में अपनाया गया संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे, प्रस्तावना को, केशवानंद भारती केस 1973 का जो केस था उसमें ये बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसी विचार को वापस रिपीट करते हुए 1995 में एक LIC का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 1995 में LIC वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट के, LIC वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट के पक्ष में जो केस जाता है एक सुप्रीम कोर्ट में, और इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट फिर अपना उसी रिजल्ट को, पुनः विचार को या पुनः रिजल्ट को दोहराता है और बोलता है प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग। ध्यान रखना कि केशवानंद भारती के बाद 1995 में LIC केस वाले के अंदर भी इसे बोला गया था। उसके बाद अगेन एक बार फिर इसे रिपीट किया जाता है 1997 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दूसरा केस जाता है, उसके अंदर ये बात बोली जाती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ध्यान रखना 3 केसेस के अंदर ये बात 2 बार 3 बार रिपीट कर चुकी है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट की, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब मुद्दा ये उठता है, क्या प्रस्तावना के अंदर, यहां तक अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर अब मुद्दा ये उठता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो यह भी काफी विवादित था। तो इसमें विचार आया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो मुद्दा ये उठा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस विचार पर काफी चर्चाएं हुई, वही 1960 का बेरुवाड़ी केस, और उस केस में ये बोल दिया गया प्रस्तावना पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती केस जब जाता है तो उसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो मुद्दा ये उठता है कि कब बोला गया प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ये केस बहुत बड़ा फेमस केस है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भी, 42 अमेंडमेंट को लेकर भी, और जब भी इन पर चर्चा होती है केशवानंद भारती केस हमेशा आपसे चर्चा में रहता है। एक गोपाल गोलकनाथ का केस है, वो भी अच्छा खासा, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसमें ये चीजें बोलेगी, आधारभूत स्ट्रक्चर या संरचना की बात करता है, इसी मुद्दे को लेकर करता है। लेकिन एक शब्द बोला गया था प्रस्तावना संशोधन के साथ कि आधारभूत ढांचा चेंज ना हो, आधारभूत ढांचा किसका, संविधान का, आधारभूत ढांचा चेंज ना हो, किसका, संविधान का। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर का शब्द का जो यूज किया गया था वो केशवानंद भारती केस में किया गया था। ये बात ध्यान रखना कि केशवानंद भारती केस में ये बोला गया आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। तो ये बात सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन वो केशवानंद भारती मिला। उसके बाद 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स का केस आता है, उसमें ये शब्द वापस रिपीट किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर।
बेसिक स्ट्रक्चर वो जो मूल ढांचा जो है वो मूल संविधान में चीजें थी उनको चेंज नहीं किया जाए। समझ में आई मेरी बात? जैसे मौलिक अधिकार है उसमें चेंज ना किया जाए, मौलिक अधिकारों में मेन चीज ना चीज की जाए, जो बेसिक चीजें स्टार्टिंग से शुरू से आ रही है उनमें चेंज ना हो, वही बेसिक स्ट्रक्चर कराए। कभी इस पर अच्छी द्वारा से एक अलग से क्लास लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, आधारभूत ढांचे में चेंज ना हो। और यही सबक जो है इसी कारण प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। और इसके अंदर 3 चीजें जोड़ी गई, अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये जो शब्द जोड़े गए 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। और 42 अमेंडमेंट की कहानी बहुत अलग है, स्पेसिफिक कभी क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को। 42 अमेंडमेंट के अंदर ही बहुत सारी चीजें रिजल्ट जो आए थे, या 42 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी। जब भी हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्य की, तो 42वां संविधान संशोधन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 1976 में रशिया से अपनाया गया था। उसके बाद 42 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद अगर बात करें इसी 42 अमेंडमेंट के अगेंस्ट के रूप में देखेंगे तो 44 अमेंडमेंट लाया गया था, और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, क्योंकि मंत्रिमंडल जैसा शब्द का यूज पहली बार किया गया था वो 44 अमेंडमेंट में। क्योंकि 1977 के अंदर एकमात्र ऐसी जनता दल की सरकार बनती है जो बिना कांग्रेस की सरकार होती है, और वो पहली बार बनती है। और उस टाइम मोरारजी देसाई उसके पीएम बनते, और नीलम संजीव रेड्डी साहब उस टाइम राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुनाव जीते थे। तो उस कंडीशन में ये आता है कि बहुत सारी चीजें 44 में भी चीज चेंज की गई थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका जो है वो 301 के अंदर जाके जोड़ दिया गया 1906 से हटाकर, क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित था, क्योंकि 42 अमेंडमेंट पर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था उस पर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे स्पेसिफिक 42 पर कभी क्लास लेके आएंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये लगता हो चीजें अच्छी है, तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर, और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।